हाय। अभी तक हम लेटेस्ट सी बुक के टोटल 11 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करने का मतलब है कि हम उनके थ्योरेटिकली हर एस्पेक्ट को स्टडी कर चुके हैं, उनकी एक एक एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं। सबसे पहला जो लेटेस्ट सी बुक का जो सबसे पहला चैप्टर था वो था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम क्या होते हैं। सबसे पहला सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला सी प्रोग्राम में लिखा था गेटिंग स्टार्टेड विद सी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर था लेटेस्ट सी बुक का सी इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमने कंप्लीटली स्टडी करी थी टाइप डिक्लेरेशन, ऑपरेटर, सेंटेंस एंड इंस्ट्रक्शंस टाइप, कि कितने तरह से टाइप डिक्लेरेशन होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जितना भी डिस्कशन था वो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर करा था। न केवल स्टडी थ्योरेटिकली हमने स्टडी करा था बल्कि प्रैक्टिकली हमने हर एक्सरसाइज किया, मतलब हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करा हुआ है लेटेस्ट सी बुक के। थर्ड चैप्टर था हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे सामने सिचुएशंस आती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि हम हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, टॉप जाएगा, बॉटम जाएगा। तो इस तरह के डिसीजन कंट्रोल, मतलब जब आपका कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती है या जब भी मल्टीपल चॉइस होती है और आपके प्रोग्राम के कंट्रोल का फ्लो आपको डिसाइड करना होता है कि कब कहाँ मूव करना है, तो उस टाइम पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का पूरा यूज करा जाता है। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन से, इफ था, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। इस तरह की जितने भी कंडीशन थी वो हमने चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर कंप्लीटली स्टडी करा हुआ है। फोर्थ चैप्टर आता था मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हमने यूज करा था रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। इन सब का यूज करके मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब आती है हमारे सामने या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब आती है कि अब हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस डायरेक्शन में जाएगा या अब प्रोग्राम के कंट्रोल का फ्लो किस पॉइंटर के ऊपर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा या मूव हो जाएगा, तो वो हमने चैप्टर नंबर फोर्थ के अंदर कंप्लीट स्टडी करा था। उसके बाद में जब हमने चैप्टर नंबर 5 था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमने कंप्लीट स्टडी करा था वाइल लूप को। वाइल लूप के अंदर हमने क्या चेक करा था कि जब हमें किसी एक टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रन करवाना होता है, कंपाइल करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम उसके अंदर लूपिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट के साथ में हमने वाइल लूप को स्टडी कराया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं या फिर एक ही टास्क को बार बार तरीके से रिपीट करनी होती है, या लूप के अंदर लूप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब कि रिपीटेशंस के अंदर रिपीटेशंस कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्टडी करा था। इसका नाम था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन, जिसके अंदर हमने फॉर लूप स्टडी करा था, डू वाइल लूप को स्टडी करा था, नेस्टेड लूप्स को स्टडी करा था, और कंटिन्यू एंड ब्रेक दो कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर कंप्लीटली स्टडी करा था। और ना केवल स्टडी करी थी बल्कि इनकी सारी सारी एक्सरसाइज को भी हमने वन बाय वन सोल्व करा था। चैप्टर नंबर जो 7th है वो था केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से इफ एल्स काम करते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं डिसीजन लेने के अंदर किसी प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करने के लिए। उसी तरीके से एक और कंसेप्ट हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं स्विच केस, जिसके अंदर कि हमारे पास जिस तरीके से हमारा लाइट बोर्ड आता है उसके अंदर स्विच होते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी स्विच केस होता है। वो हमने कंप्लीटली स्टडी करा था चैप्टर नंबर 7 के अंदर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने कंप्लीटली स्टडी करा था क्या, कि अगर मान लीजिए हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है जो कि बार बार यूज होता है, तो उस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को हम अलग से नाम दे देते हैं, अलग से डिफाइन कर देते हैं, जिसको कि हम बोलते थे फंक्शन। तो फंक्शन क्यों यूज करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस के अंदर एक्सेस करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं किस किस तरह से टाइप होती है, उनको क्या क्या बोलते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 था पॉइंटर्स। पॉइंटर्स सी लैंग्वेज के अंदर ही डीपली स्टडी करा जाता है, क्योंकि सी लैंग्वेज के पॉइंटर्स के अंदर जो फ्रीडम एक प्रोग्रामर को दी जाती है वो फ्रीडम ना तो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है और शायद ही किसी के अंदर होगी। तो पॉइंटर सी लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके अंदर कि हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उसकी मेमोरी के ऊपर भी हमारा कंट्रोल रख पाते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया था। पॉइंटर्स के ऊपर सारी सारी एक्सरसाइज, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने वन बाय वन सोल्व करे हुए हैं। उसके बाद था रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब था जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे। प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पर्टिकुलर टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी तरीके से जब कोई ऐसी टास्क हम डिफाइन कर देते हैं या कोई ऐसा फंक्शन हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं जो अपने आप अपने टास्क को या अपने पार्ट्स को
मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है, खुद को खुद से कॉल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो उस प्रोसेस को रिकर्जन कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टडी करा था। उसके बाद में आता था डेटा टाइप रिविजिटेड। स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करा था डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए केवल डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डेटा टाइप के साथ में और भी बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि स्टूडेंट्स क्लासेस बताती है। और डेटा टाइप हमने बेसिकली पढ़े थे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, बट इनके भी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर। उन सबको हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टडी करा था और उनके ऊपर जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम सोल्व कर चुके हैं। तो अभी तक हम लेटेस्ट से बुक के टोटल 11 चैप्टर को कंप्लीटली सोल्व कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और आप भी कंटिन्यू बने रहिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी हम नई नई सीरीज लाने वाले हैं उनके साथ में आप अप टू डेट रहें और किसी भी चीज़ के अंदर पीछे ना छूटें। क्योंकि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर साइंस का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन नॉर्मली बीसीए का स्टूडेंट हो या बीएससी आईटी का स्टूडेंट हो, या किसी भी एस्पेक्ट के अंदर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो, अगर उसके पास में कंप्यूटर साइंस के अंदर उसको इंटरेस्ट है और कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर उसे कुछ करना है तो उसको सी लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। और अगर उसको सी लैंग्वेज के अंदर मास्टरी हासिल हो जाती है या फिर उसके सार का एस्पेक्ट से वो वाकिफ हो जाता है तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर लाइफ टाइम में कहीं पे भी नहीं अटकेगा। तो सी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए प्रोग्रामर्स लाइफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है द सी प्री प्रोसेसर। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है प्री प्रोसेसर, कि कुछ भी काम जो प्रोसेस होने से पहले जो कुछ काम प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो क्या होता है, प्रोग्राम दैट प्रोसेस आवर सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू द कंपाइलर। मतलब सी का कंपाइलर जब भी सी का प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वो कंपाइलर के पास में भेज दिया जाता है कि वो चेक करता है कि डिबग करता है कि कहीं पे कुछ प्रोग्राम के अंदर एरर तो नहीं है। अभी तक हम केवल ये समझते हैं, लेकिन कंपाइलर के पास में सोर्स कोड को भेजने से पहले भी एक हमारे पास में प्रोसेस चलता है जिसको कि कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती है, जो कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कि वो कंपाइलर के पास में जा सके। प्री प्रोसेसर कमांड्स को जनरली हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ऊपर 2 लाइनें हम लिख देते हैं, हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो वो डायरेक्टिव्स हैं जो कि प्री प्रोसेस्ड हैं, जो कि प्री प्रोसेसर के अंदर काम में आती हैं। तो इस तरह की चीजों को हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। बिफोर ए सी प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इट इज पास्ड थ्रू अनदर प्रोग्राम कॉल्ड प्री प्रोसेसर। अब जब भी कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर के पास में सेंड करने से पहले उसके ऊपर एक और प्रोग्राम रन होता है जिसके उसमें से पास होकर के जाना पड़ता है। ये मान लीजिए कि वो उसका एंट्री गेट होता है, अगर उस एंट्री गेट से निकल जाता है तो उसके बाद वो कंपाइलर के पास में पहुंच जाता है। तो द प्री प्रोसेसर वर्क्स ऑन द सोर्स कोड एंड क्रिएट एक्सपेंडेड सोर्स कोड। हम कोई भी प्रोग्राम जब भी लिखते हैं तो उसका जो नोटपैड के अंदर जो भी फाइल बनती है या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा हुआ कोई भी कोड हो वो जनरली नोटपैड के अंदर लिख दिया जाता है, उसका पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है फाइल का नाम, तो वो होता है हमारा सोर्स कोड। और जब प्री प्रोसेसर के अंदर सोर्स कोड के ऊपर अप्लाई करा जाता है तो वो उसको एक्सपेंडेड कोड जनरेट कर देता है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उन सभी चीजों को वो एक्सपेंड करके और एक साथ में पास करता है कंपाइलर के पास में। तो सोर्स कोड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड के अंदर। अगर आपका बेसिक सोर्स कोड अगर 100 लाइंस का है तो हो सकता है कि प्री प्रोसेसर के पास होने के बाद, प्री प्रोसेसर के प्रोसेस से निकलने के बाद में आपका जो सोर्स कोड है वो 1000 लाइंस का हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज ऑलरेडी थी जिसको कि प्री प्रोसेस्ड है, जिनको आपने यूज कर रखा था, वो एक्सपेंड हो जाती है। इसके बाद आता है प्री प्रोसेसर ऑफर सेवरल फीचर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब प्री प्रोसेस कई सारे फीचर्स हैं कि प्री प्रोसेसर किस तरीके से काम होता है या कहाँ कहाँ पे काम होता है, तो ये अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन करा हुआ है कि कितने तरह के प्री प्रोसेसर हमारे पास में होते हैं। तो प्री प्रोसेसर को हम यूज कैसे करते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद ए हैश सिंबल। अगर कहीं पे प्री प्रोसेसर को हमें कॉल करवाना है कि प्रोग्राम के अंदर, तो उससे पहले हम हैश सिंबल का यूज कर लेते हैं। जहां भी सी लैंग्वेज के अंदर हैश मिलेगा आपको, वो कंपाइलर आपको मान लेगा कि पहले इसको प्री प्रोसेसर के थ्रू पास होना है।
हैश सिंबल ओनली प्रोवाइड ए पाथ टू द प्री प्रोसेसर। तो हैश जो सिंबल होता है वो इंडिकेट ये करता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहाँ अवेलेबल होगी, इसका पाथ भी हमें बताता है। जैसे कि हैश इंक्लूड stdir.h, इसके अंदर बताया जाता है कि कोई फाइल है stdir.h नाम की, उसको इंक्लूड करना है, ये उसका हैश इंक्लूड का काम हो जाता है। तो हैश सिंबल ओनली प्रोवाइड्स ए पाथ टू द प्री प्रोसेसर्स। डायरेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन ए प्रोग्राम। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल डिफाइन नहीं है कि उसको टॉप पे लिखना है कि बॉटम में लिखना है या बीच को मिडिल में लिखना है कि पर्टिकुलर इतने नंबर ऑफ लाइंस के कोड के बाद में आपको उसको डिफाइन करना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड रूल है और ये रिकमेंड करा जाता है कि जब भी आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करें तो उसको सबसे पहले आपके प्रोग्राम के टॉप ऑफ द लाइंस के ऊपर लिख दें, जहां से आपका फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने कौन कौन से डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करा है या कौन सी हमारी रह गई है। अब बात आता है कि सी प्री प्रोसेसर को हम कैटेगराइज जब करते हैं तो हमारे सामने 4 कैटेगरी निकल के आती है। एक तो आती है मैक्रो एक्सपेंशन, सेकंड होती है फाइल इंक्लूजन, थर्ड है कंडीशनल कंपाइलेशन और फोर्थ है मिसलेनियस डायरेक्टिव्स। इन सब एक एक जो भी कैटेगरी, इन सबको हम डीपली स्टडी करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर कि मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है, फाइल इंक्लूजन क्या होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, या मिसलेनियस डायरेक्टिव्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि प्री प्रोसेसर कैटेगरी जो हमने बताई है 4, उनके अंदर होता क्या है। मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है, वेन एवर दिस नेम इज एनकाउंटर्ड बाय द कंपाइलर रिप्लेस द नेम विद द एक्चुअल पीस ऑफ कोड। कुछ इस तरह का कोड आपको डिफाइन, मैक्रो एक्सपेंशन के अंदर कुछ इस तरह से हम कोड को डिफाइन करते हैं कि हमारे कोड को समराइज करके रखता है या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जहां जहां पे वो हैश मैक्रो को कॉल करेगा तो उस जगह पे उस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देगा, एक्चुअल कोड ऑफ पीस के साथ में रिप्लेस कर देगा। फाइल इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड ए फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। जैसे कि देखिए नाम है मैक्रो एक्सपेंशन, मतलब कि कुछ मैक्रो लिखा हुआ होगा और जब कंपाइलर के पास में जाएगा, प्री प्रोसेसर से निकल के जाएगा, तो उस मैक्रो का ये एक्सपेंशन कर देगा। तो ये हो गया मैक्रो एक्सपेंशन। उसी तरीके से फाइल इंक्लूजन के अंदर क्या हुआ, किसी फाइल को इंक्लूड करेगा सोर्स कोड के अंदर। तो द टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड ए फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। फाइल इंक्लूजन के अंदर वो आता है। कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर क्या आता है, हेल्प टू कंपाइल ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम और टू स्पीक द कंपाइलेशन ऑफ सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर क्या आता है, जो हमारे पास में कैटेगरी प्रोसेस होती है तो आपको कंपाइलर को बता दिया जाता है कि इनको पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड को आपको कंपाइल करना है कि नहीं करना है, और करना है तो किस तरीके से करना है। तो कंडीशनल कंपाइलेशन भी इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है। मिसलेनियस के अंदर जो जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, ये जो प्री प्रोसेसर्स हैं, मैक्रो एक्सपेंशन के अंदर कंसिडर नहीं होते, फाइल इंक्लूजन के अंदर कंसिडर नहीं होते, कंडीशनल कंपाइलेशन में इंक्लूड नहीं होते, उनको मिसलेनियस डायरेक्टिव्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये है सारी सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। 4 तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास है, मैक्रो एक्सपेंशन, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, मिसलेनियस। आने वाले वीडियोज के अंदर हम एक एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके एग्जांपल्स के साथ में चेक करेंगे कि क्या इनका किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।